अगला जो वर्ड होगा हमारा विद्याधन आले। विद्याधन आले, तो इसमें भी हम देखेंगे कि आ और आ के बाद में क्या हो रहा है यहाँ पे। अगर आ प्रथम शब्द में क्या आएगी, आ यहाँ पे जो है मात्रा के रूप में आता है, और दूसरे द्वितीय शब्द का जो प्रथम वर्ण होगा यहाँ पे मूल रूप में आ का आगमन हुआ है। तो इन दोनों को आ और आ मिलाने से क्या बन जाएगा, दीर्घ आ का निर्माण होता है और शब्द क्या बन जाएगा, विद्याधन आले। आले का अर्थ होता है स्थान, आले का अर्थ होता है स्थान, यानी कि विद्या जिस स्थान पे प्राप्त की जाती है उस स्थान को क्या कहा जाता है, विद्यालय कहा जाता है। तो इसका संधि जो होगा वो क्या होगा, विद्यालय, विद्याधन आले। तो कहने का अर्थ ये है कि जो संधि में हम दीर्घ संधि में हम देख रहे हैं कि ए और ए आ के बाद में अगर आ रहा है तो भी आ बनेगा, और अगर प्रारंभ प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण अगर आ रहा है, द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण आ रहा है तो भी आ बनेगा, ए और ए आ रहा है तो भी आ बनेगा। तो दीर्घ का अर्थ होगा कि परिणाम के रूप में हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे परिणाम के रूप में दीर्घ आ। हमारा अंतिम जो निष्कर्ष होगा वो किस में बदलेगा, चाहे प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण ए हो या द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण ए हो, तो दोनों मिलकर के बनाएंगे क्या, आ बनाएंगे। बस इसमें सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है। अब इसके हम दूसरे उदाहरण देखते हैं। इसमें दूसरा हम देखेंगे ई से संबंधित। अगर छोटी ई और दीर्घ ई के बाद में अगर ह्रस्व ई या दीर्घ ई आती है तो उसको वो भी किस में बदलेगी, दीर्घ ई में बदलेगी। परिणाम के रूप में हम देखेंगे, जैसे हमने आ के उदाहरण देखे थे वैसे हम यहाँ पे किसके उदाहरण देखेंगे, ई के उदाहरण देखेंगे। इस ई का हम और अत्यधिक खंडन अगर करते हैं तो प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण अगर दीर्घ ह्रस्व ई है और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण अगर ह्रस्व ई है तो दोनों परिणाम के रूप में किस में बदलेंगे, दीर्घ के रूप में बदलेंगे। फिर आप देखेंगे छोटी ई या बड़ी ई के बाद में आ रहा है तो भी दीर्घ ई में बदलेगा, या बड़ी ई के बाद में छोटी ई आ रही है तो भी दोनों दीर्घ ई में बदलेंगे। फिर दीर्घ ई के बाद में अगर दीर्घ ई आ रही है तो भी दोनों किस में बदलेंगे, दीर्घ ई में बदलेंगे। ये इसका एक महत्वपूर्ण खंडन है, इससे अत्यधिक इसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। अब आप देखें कि दीर्घ ई के छोटी ई या छोटी ई के बाद में अगर आ रहा है दोनों तो भी दीर्घ ई में बदलेगा। प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण अगर छोटी ई है, फिर द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण अगर क्या आ रहा है, दीर्घ ई आ रहा है तो भी ई में बदलेगा। प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण अगर दीर्घ ई है और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण अगर ह्रस्व ई है, ह्रस्व का ई का अर्थ होता है छोटी ई, तो भी किस में बदलेगा, ये दीर्घ ई में बदलेगा। अगर दोनों शब्दों में ई आ रहा तो भी किस में बदलेगा, ये दीर्घ ई में बदलेगा। अब इसके उदाहरण हम देखते हैं। जैसे कविधन इंद्र, कविधन इंद्र एक शब्द लिया। अब आप देखेंगे कि इसमें भी क्या है, छोटी ई, और इसमें भी क्या है, छोटी ई, और दोनों मिलके क्या बनाएंगे, दीर्घ ई बनाएंगे। तो मैंने ये बताया है कि जो प्रथम शब्द का जो अंतिम वर्ण होगा उसमें जो ई आएगी वो सिर्फ मात्रा के रूप में आती है। किसके रूप में आती है, मात्रा के रूप में आती है। और द्वितीय शब्द में जो ई है वो मूल स्वर के रूप में आती है। मूल स्वर के रूप में यहाँ पे क्या आ रहा है, ई आ रहा है। अब इन दोनों को मिला करके, यानी मात्रा की ई को मिला करके और इस मूल ई को मिला करके हमारा जो परिणाम होगा वो दीर्घ ई में परिवर्तित हो जाएगा। किस में हो जाएगा, दीर्घ ई में परिवर्तित हो जाएगा, और शब्द क्या बन जाएगा, हमारा कविंद्र बन जाएगा। ये शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षा में भी पूछ लिया जाता है, शब्द शुद्धि में भी पूछ लिया जाता है। क्योंकि कविंद्र जो शब्द होता है, कवि धन इंद्र होता है, लेकिन कवि में ई की मात्रा कैसी आएगी, हमेशा छोटी आएगी, और इंद्र में भी ई की मात्रा हमेशा छोटी आती है। लेकिन इन दोनों को मिलाने के बाद जो ई बनती है वो कैसी बन रही है, यहाँ पे दीर्घ ई का निर्माण यहाँ पर हो रहा है। अब हम अगला शब्द देखते हैं, रविधन इंद्र, रविंद्र। ठीक है। अब अगर हम देखते हैं यहाँ पे भी क्या है, ई छोटी मात्रा के रूप में आई है, और यहाँ पे ई, तो दोनों मिलके क्या बनाएंगे, दीर्घ ई बनाएंगे, और शब्द क्या बन जाएगा, रविंद्र। क्योंकि ज़्यादातर लोगों का नाम जैसे होता है तो रविंद्र को कैसे लिखते हैं, वो लोग रविंद्र को ऐसे लिखते हैं जो कि अशुद्ध है। कैसा है, अशुद्ध है। ध्यान रखना, शब्द शुद्धि में भी ये शब्द पूछा जाता है। फिर अगला देखते हैं, मुनिधन इंद्र। इसमें भी ई कैसे आई है, मात्रा के रूप में।
और यहाँ पे ई कैसी आई है, ह्रस्व रूप में आई है। तो दोनों को मिलाने के बाद ई कैसी बनेगी, यहाँ पे दीर्घ बनेगी और शब्द कैसा बनेगा यहाँ पे, मुनींद्र। तो ई कैसी हो जाएगी, यहाँ पे दीर्घ ई का यहाँ पे क्या हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा। फिर अगला एक शब्द और देखते हैं हम, सुधिधन इंद्र। सुधिधन इंद्र, यहाँ पे भी ई है जो मात्रा के रूप में आई है और यहाँ पे ई मूल स्वर के रूप में आई है और दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, हमें परिणाम जो हमारा होगा वो दीर्घ ई होगा। तो दीर्घ ई होते यहाँ पे क्या बनेगा, शब्द क्या बनेगा, यहाँ पे सुधींद्र बनेगा। क्या बनेगा, सुधींद्र बनेगा। ठीक है, तो ये रविंद्र, कविंद्र, सुधींद्र जो शब्द हैं कई बार शब्द शुद्धि में भी पूछ लिए जाते हैं। जैसे किसी लड़के का नाम अगर रविंद्र है तो ज़्यादातर लोग उसको अशुद्ध लिखते हैं, तो ध्यान रखना, इसलिए शब्द शुद्धि में कई बार इस शब्द का क्या कर लिया जाता है, पूछ लिया जाता है। फिर आप देखेंगे इसी में एक शब्द और लेते हैं हम, अतिधन इंद्रिय। अतिधन इंद्रिय, आप इसमें भी देखेंगे, इसमें भी छोटी ई और छोटी ई मिलके क्या बनाएंगे, दीर्घ बनाएंगे और शब्द क्या बन जाएगा, अतीन्द्रिय शब्द बन जाएगा। अब अतीन्द्रिय शब्द का संधि विच्छेद आपको पता है, अतीन्द्रिय शब्द का आपको संधि विच्छेद पता है, तो आप इसमें ध्यान रखें कि अति इसमें क्या है, उपसर्ग है। अति क्या है, इसमें उपसर्ग है और उपसर्ग हमेशा छोटी मात्रा में ही लिखे जाते हैं। तो अति क्या है, इसमें उपसर्ग के रूप में है और उपसर्ग हमेशा छोटी मात्रा के रूप में ही लिखे जाते हैं। एक शब्द और लेते हैं हम, जैसे प्रतीक शब्द है। प्रतीक शब्द है, ये भी परीक्षा में कई बार शब्द शुद्धि में पूछ लिया जाता है कि प्रतीक शब्द को शुद्ध कैसे लिखा जाता है। अगर इसी शब्द में हम संधि देखते हैं तो प्रतिधन इक, यहाँ पे भी आप देखेंगे छोटी ई और छोटी ई मिलके क्या बना गए, यहाँ पे भी दीर्घ ई बना गया और शब्द क्या बन जाएगा, प्रतीक बनेगा। प्रतिधन इक शब्द यहाँ पे क्या हो गया, इसका संधि विच्छेद हो गया। तो दीर्घ संधि में हमें देख रहे हैं कि जो शब्द होंगे, जो शब्दों का जो निर्माण होगा, हमारा जो परिणाम होगा वो तो दीर्घ आ और दीर्घ ई के रूप में हमारे सामने आएगा। अब अगला शब्द हम देखते हैं, जैसे प्राप्तिधन इच्छा। प्राप्तिधन इच्छा, अब इसमें आप देखेंगे कि जो ई की मात्रा है वो है किसकी, तय की है, क्योंकि तय से पहले का वर्ण भी कैसा है, आधा है। तो यहाँ पे ई की जो मात्रा है वो कैसी है, ह्रस्व है, यहाँ पे भी ह्रस्व ई है और तो दोनों मिलके क्या बनाएंगे, दीर्घ बनाएंगे। अब आपको करना कुछ नहीं है कि हमें पता है कि संधि में जहाँ से हम दो वर्णों का योग करते हैं, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द का क्या हो गया यहाँ पे प्रथम वर्ण, इन दोनों वर्णों का जब हम संयोग करते हैं तो हमारे क्या, हमें प्राप्ति जो परिणाम के रूप में हमें कैसी ई मिलेगी, यहाँ पे दीर्घ ई मिलेगी। फिर आप देखेंगे जो शब्द बनेगा वो कैसा बनेगा, प्राप्ति इच्छा बनेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या ह्रस्व ई लगी हुई है, लेकिन परिणाम के रूप में हमें कैसी ई लिखनी है, यहाँ पे दीर्घ ई लिखनी है, इसलिए इस शब्द का निर्माण क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्राप्ति धन इच्छा और शब्द क्या बन जाएगा, प्राप्ति इच्छा शब्द का यहाँ पे क्या हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा। फिर अगला जो शब्द है वो हमारा है हरिधन इच्छा। हरिधन इच्छा, यहाँ पे भी ई छोटी है और यहाँ पे भी ई छोटी है, दोनों मिलके क्या बनाएंगे, दीर्घ बनाएंगे और शब्द क्या बन जाएगा, हरिच्छा। शब्द क्या बन जाएगा, यहाँ पे हरिच्छा शब्द का यहाँ पे निर्माण हो जाएगा। एक शब्द और देखते हैं हम, गतिधन इंदु। इंदु शब्द में ई में हमेशा जो कई शब्द ऐसे होते हैं, जैसे आप देखेंगे ईश, ईश्वर, ईक्षा, ईक्षण, ईक्षक, इन शब्दों में ई की मात्रा हमेशा कैसी आती है, दीर्घ आती है। कैसी आती है, दीर्घ आती है, ये आपको जानकारी रखनी है। कैसी आती है, दीर्घ आती है। फिर आप देखेंगे जैसे इंद्र, इंद्र शब्द में ई या इंदु शब्द में ई की मात्रा हमेशा कैसी आती है, ह्रस्व आती है। कैसी आती है, ह्रस्व आती है। तो ये शब्दों की जानकारी होना बहुत जरूरी है। कई बार विद्यार्थी जब संधि विच्छेद करता है तो उसको ये लगता है कि इसमें ई की मात्रा छोटी आएगी या बड़ी आएगी, तो आपको ध्यान रखना कि ईश, ईश्वर, ईक्षा, ईक्षण और ईक्षक, ये 4-5 शब्द ऐसे हैं, इनकी मात्रा हमेशा कैसी रहती है, हमेशा दीर्घ रहती है। और इंद्र, इंदु, ये जो शब्द हैं इसमें ई की मात्रा हमेशा कैसी रहती है, ह्रस्व रहती है। फिर आप देखेंगे, अब हम अगला शब्द लेते हैं, जैसे मुनि धन ईश्वर।
अब आप इसमें ये देखेंगे कि ईश्वर में ई की मात्रा कैसी आएगी, दीर्घ आएगी। तो यहाँ पे छोटी और यहाँ पे दीर्घ, तो दोनों मिलके क्या बनाएंगे, दीर्घ बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, दीर्घ बनाएंगे। और शब्द क्या बन जाएगा यहाँ पे, मुनीश्वर। शब्द क्या बनेगा यहाँ पे, मुनीश्वर शब्द का क्या होगा, निर्माण होगा। तो ध्यान रखना है, ईश, ईश्वर, इच्छा, ईक्षण और इक्षक शब्द में हमेशा ई की मात्रा कैसी आएगी, दीर्घ आएगी। इंद्र, इंदु, इसके अंदर जो ई की मात्रा है वो हमेशा हर्ष आएगी, यानी कि छोटी आएगी। इसमें कैसी आएगी, हमेशा बड़ी आएगी। तो मुनीश्वर जो शब्द है इसमें आप देखें कि मुनि के अंदर ई की मात्रा कैसी आएगी, यहाँ पे हर्ष आएगी। लेकिन ईश्वर में ई की मात्रा कैसी है, दीर्घ है। और शब्द क्या बन जाएगा, यहाँ पे मुनीश्वर शब्द का निर्माण हो जाएगा। फिर आप देखते हैं अगला जो शब्द है हमारा, कपिधन ईश्वर। कपिधन ईश्वर और शब्द क्या बन जाएगा, कपीश्वर। शब्द क्या बन जाएगा, कपीश्वर बन जाएगा। यहाँ पे भी आप देखेंगे कि छोटी ई और दीर्घ ई, और दोनों मिलके क्या बना गई, दीर्घ ई का यहाँ पे निर्माण हो गया। और शब्द कैसा बन गया यहाँ पे, कपीश्वर। यानी कपीश्वर किसके लिए कहा जाता है, कपि का अर्थ होता है बंदर, और बंदर के जो ईश्वर हैं वो हम किसको मानते हैं, हनुमान जी को मानते हैं। इसके अंदर समास भी है, हनुमान। इसके अंदर समास जो है वो है बहुव्रीहि समास। हम साथ साथ में ये भी देखते चलेंगे कि संधि का जो प्रकरण है या जो बिंदु है उसमें आप ही ध्यान रखेंगे कि इसके अंदर उपसर्ग भी आएंगे, प्रत्यय भी आएंगे, समास भी आएंगे, शब्द शुद्धि के भी उदाहरण भी आएंगे। तो हम साथ साथ में इनको करते इसलिए चलेंगे कि आगे जब आप पढ़ेंगे तो आपको ध्यान रखेगा कि इस शब्द में कई बार क्या है, जैसे विद्यार्थी पढ़ता है समास में ध्यान नहीं दे पाता, तो संधि जब पढ़ रहा है, जब मैंने यहाँ पे लिखवा दिया कि कपीश्वर का अर्थ हनुमान जी होता है और हनुमान जी में समास कौन सा है, यहाँ पे बहुब्रीहि समास है, तो आपको ऐसे लगेगा कि हाँ, चीज़ों को पढ़ने का एक अलग ही तरीका होना चाहिए कि जब हम पढ़ते हैं तो उस शब्द में हमें देखना चाहिए कि उस शब्द की जो निर्माण की जो संरचना है वो किन किन शब्दों के निर्माण से हुई है। ज़रूरी नहीं है कि हर शब्द में संधि हो, ज़रूरी नहीं है हर शब्द में प्रत्यय हो, ज़रूरी नहीं है हर शब्द में उपसर्ग हो, ज़रूरी नहीं है हर शब्द में समास हो। लेकिन कुछ शब्द ऐसे होते हैं जहाँ पे संधि भी होती है, समास भी होता है और उसमें प्रत्यय भी होता है और समास भी होता है। तो वो सारे शब्द एक साथ हम बताते हुए चलेंगे, जिससे क्या है आपका अभ्यास नियमित रूप से होता जाएगा। फिर आप देखेंगे परिधन इच्छा, शब्द क्या बन जाएगा, परीक्षा। इसमें भी आप देखेंगे छोटी और बड़ी ई है, दोनों मिलके कैसे बना देंगे, परीक्षा। परीक्षा और परीक्षा, तो ये कई बार युग्म शब्द में भी पूछ लिया जाता है, छोटी ई और बड़ी ई। ये आपको परीक्षा में युग्म शब्द में भी आपके जो पाठ्यक्रम है उसके अंदर युग्म शब्द भी एक बिंदु है, उसमें भी कई बार पूछ लिया जाता है कि परीक्षा और परीक्षा में क्या अंतर है। तो ये जो दीर्घ ई आ रही है इसका अर्थ होता है इम्तिहान, और जो छोटी ई आ रही है इसका अर्थ होता है कीचड़। तो हिंदी में शुद्ध लिखना तभी समझ में आएगा जब आप संधि, उपसर्ग, प्रत्यय और समास को बहुत बेहतर तरीके से आप इनका अध्ययन करेंगे। तो ध्यान रखना कि परीक्षा शब्द में अगर आपसे पूछ लिया जाए कौन सी संधि है, तो इसके अंदर कौन सी होगी, दीर्घ संधि होगी। फिर हम दूसरा शब्द लेते हैं यहाँ पे, परि क्या है इसके अंदर, ये भी ध्यान रखना, परि इसके अंदर क्या है, उपसर्ग है, उपसर्ग है। तो अब हम देखते हैं परिधन इक्षक। इस शब्द में भी आप देखेंगे दीर्घ ई और ह्रस्व ई है, तो शब्द क्या बन जाएगा यहाँ पे, परीक्षक बन जाएगा। फिर आप देखेंगे परिधन ईक्षण, परीक्षण क्या बन जाएगा, परीक्षण शब्द का निर्माण हो जाएगा। फिर आप देखेंगे विधन इप्सा, विधन इप्सा शब्द जैसे मैंने लिखा है, इप्सा शब्द मैंने लिखा है, तो इसका क्या बन जाएगा, विप्सा, विप्सा शब्द बन जाएगा। यहाँ पे छोटी ई और दीर्घ ई मिलके क्या बना रहे हैं, यहाँ पे दीर्घ ई बना रहे हैं। तो कहने का अर्थ यह है कि शब्द में आपको ध्यान रखना है कि जो परिणाम हमारे सामने आएगा दीर्घ संधि में, वो दीर्घ ई का आएगा, दीर्घ आ का आएगा, दीर्घ ऊ का आएगा। लेकिन जब हम संधि विच्छेद करते हैं, जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो आपको ध्यान रखना होगा कि कौन से शब्द में ई की मात्रा छोटी आती है, कौन से शब्द में ई की मात्रा बड़ी आएगी। तो वो मैंने आपको लिखवा दिया कि ईश, ईश्वर, ईक्षा, ईक्षण और ईक्षक में हमेशा ई की मात्रा कैसी आएगी, दीर्घ आती है। फिर आप देखेंगे कि जो इंदु शब्द हो गया या इंद्र शब्द हो गया, इसके अंदर जो ई की मात्रा हमेशा हर्ष यानी छोटी आती है। और उपसर्ग जितने भी लगेंगे,
कहने का अर्थ है कि उपसर्ग जितने भी शब्द के प्रारंभ में लगेंगे उसमें जो मात्रा लगती है वो हमेशा कैसी लगती है, हमेशा छोटी लगती है, यानी कि हर्षव लगती है। तो इस चीज़ का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। फिर हम देखते हैं अगला जो शब्द है इसमें आप देखेंगे कि यहाँ पे भी क्या है, दीर्घ ई और दीर्घ ई दोनों मिलके कैसे बनाएंगे, दीर्घ ई बनाएंगे और शब्द क्या बन जाएगा यहाँ पे, वारिश। शब्द क्या बन गया यहाँ पे, वारिश जैसे शब्द का निर्माण हो गया। फिर आप देखेंगे हरिधन ईश, हरिधन ईश और शब्द क्या बन जाएगा यहाँ पे, हरीश। यहाँ पे छोटी ई है और यहाँ पे दीर्घ ई है, दोनों मिलके क्या बनाएंगे, दीर्घ ई बनाएंगे और शब्द क्या बन जाएगा यहाँ पे, दीर्घ ई बना दिया तो शब्द क्या बन जाए, हरि के जो ईश होते हैं तो शब्द क्या बन जाएगा, हरीश शब्द का यहाँ पे क्या हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा। फिर आप देखेंगे विधन इक्षक, विधन ईक्षक। जैसे मैंने एक शब्द लिखा तो मैंने थोड़ी देर पहले बताया था इक्षा, ईक्षक और ईक्षक में ई की मात्रा हमेशा कैसी आती है, बड़ी आती है। और इसमें क्या बन जाएगा, छोटी ई है इसके अंदर और इसके अंदर दीर्घ ई है और दोनों मिलके क्या बना गए, यहाँ पे वीक्षक शब्द का यहाँ पे क्या हो गया, निर्माण हो गया। फिर आप देखेंगे वारिधन ईश, तो वारिश में शब्द में देख लिया, हरीश में देख लिया, वीक्षक में देख लिया। अब हम देखते हैं अगला जो शब्द है हमारा फणिधन इंद्र, फणींद्र शब्द क्या बन गया, फणींद्र बन गया। इसमें भी क्या है, दीर्घ ई है और इसमें क्या है, छोटी ई है, दोनों मिलके क्या बना गए, दीर्घ ई बना गए और शब्द क्या बन गया, फणींद्र। फणींद्र किसको कहते हैं, शेषनाग को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, शेषनाग को कहा जाता है। तो ध्यान रखना कि दीर्घ स्वर संधि में हमने क्या देखा था, दीर्घ स्वर संधि में हमने आ के उदाहरण देख लिए, अब हम ई के उदाहरण देख रहे हैं। तो हम देखेंगे छोटी ई, दोनों अगर छोटी हैं तो भी दीर्घ ई में बदलेगा, अगर एक पहले की छोटी ई है बाद में दीर्घ ई है तो भी दीर्घ ई बनेगा, अगर प्रारंभ में दीर्घ ई है बाद में हर्षव ई है तो भी दीर्घ ई बनेगा, अगर दोनों हर्षव हैं तो भी ई बनेगा और दोनों अगर ई दीर्घ हैं तो भी दीर्घ ई का निर्माण होगा। फिर अगला हम देखते हैं जानकी धन ईश। इसमें आप देखेंगे दीर्घ ई है, दोनों कैसी ई है, दोनों दीर्घ ई है तो बनेंगी भी कैसी, दीर्घ ई और शब्द क्या बन जाएगा, जानकीश। शब्द क्या बन गया यहाँ पे, जानकीश का यहाँ पे निर्माण हो गया। फिर आप देखेंगे हिंदी धन इतर, हिंदी धन इतर और शब्द क्या बन जाएगा, यहाँ पे भी क्या है, दीर्घ ई और यहाँ पे छोटी ई, परिणाम के रूप में हमें दीर्घ ई का बनाना है और शब्द क्या बन जाएगा यहाँ पे, हिंदी तर। शब्द का निर्माण क्या बन गया यहाँ पे, हिंदी तर बन गया। फिर आप देखेंगे महती धन इच्छा, महती धन इच्छा और शब्द क्या बन जाएगा, महती इच्छा। इसी तरह आप देखेंगे नारी धन इच्छा और शब्द क्या बन जाएगा यहाँ पे, नारी इच्छा शब्द का निर्माण हो जाएगा। तो हमें इस परिणाम के रूप में कैसी मिलेगी यहाँ पे, जो दीर्घ ई का निर्माण होगा। फिर हम देखते हैं महीधन, अगला उदाहरण देखते हैं महीधन इंद्र। तो इसमें दीर्घ ई है और इसमें हर्ष व ई है, दोनों मिलके क्या बनाएंगे, दीर्घ ई और शब्द क्या बन जाएगा, महींद्र। महेंद्र शब्द में अगर पूछा जाता है, महेंद्र अलग होता है और महींद्र अलग होता है। महेंद्र शब्द पूछा जाता है तो उसमें दीर्घ संधि होगी, अगर महेंद्र शब्द पूछा जाता है तो उसमें गुण स्वर संधि होगी, वो हम आगे देखेंगे। फिर हम इसमें देखते हैं इंद्राणी धन ईव और शब्द क्या बन गया, इंद्राणी, क्योंकि यहाँ पे भी क्या है, दीर्घ ई है और यहाँ पे हर्ष व ई है
दोनों मिलके क्या बना गए यहाँ पे दीर्घ ई का बना निर्माण कर दिया और शब्द क्या बन गया यहाँ पे इंद्राणीयु बन गया। अब देखना सची धन इंद्र, सची धन इंद्र और शब्द क्या बन जाएगा यहाँ पे सचिंद्र शब्द का निर्माण हो जाएगा। सचिंद्र किसका नाम था? इंद्र की पत्नी का नाम था। सचिंद्र क्या हो गया? सची धन इंद्र। सची का पति कौन था? सचिन इंद्र था, तो सची के पति कौन हो गए यहाँ पे? सचिंद्र। फिर आप देखेंगे जिसमें नदी धन इंद्र, यहाँ पे भी दीर्घ ई और हर्षव ई मिलके क्या बनाएंगे? दीर्घ ई बनाएंगे, तो शब्द क्या बन जाएगा? नदींद्र शब्द का यहाँ पे निर्माण हो जाएगा। फिर आप देखेंगे यहाँ पे सती धन इंद्र, सती धन इंद्र और शब्द क्या बन जाएगा यहाँ पे? सतीन्द्र शब्द का निर्माण हो जाएगा। तो ये हम जो दीर्घ संधि अभी देख रहे हैं उसमें आप देखेंगे कि इंद्र, इसमें ई और ए के उदाहरण हमने बहुत सारे देख लिए। अब हम जो दीर्घ ई और दीर्घ ई के उदाहरण भी इसमें कुछ देखते हैं, जैसे फणी धन ईश्वर। अभी हमने थोड़ी देर पहले जो किया था वो फणींद्र का किया था, अब यहाँ पे फणीश्वर है। यहाँ पे भी दीर्घ ई है और यहाँ पे भी दीर्घ ई है, दोनों मिलके दीर्घ ई का निर्माण कराएंगे और शब्द क्या बन जाएगा यहाँ पे? फणीश्वर शब्द का यहाँ पे निर्माण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फणीश्वर शब्द का यहाँ पे निर्माण हो जाएगा। फिर आप देखेंगे जानकीश, एक शब्द और लेते हैं हम, जानकी धन ईश। यहाँ पे भी दीर्घ ई और दीर्घ ई है, दोनों मिलके दीर्घ ई का निर्माण करेंगे और शब्द क्या बन जाएगा यहाँ पे? जानकीश शब्द का यहाँ पे निर्माण हो जाएगा। अब आपको ये देखना है कि जो हम शब्द देख रहे हैं, आपकी जो क्लासेज जो अब स्वर संधि हम पढ़ रहे हैं, तो ये देखना है संधि में कम से कम जो होगा हम 1000 उदाहरण के रूप में आपके सामने प्रस्तुत करूंगी और उसी में से आपकी परीक्षा में कोई ना कोई उदाहरण आपको अवश्य मिल जाएगा। हम एक एक संधि को बहुत मतलब गहराई के साथ और बहुत अत्यधिक अच्छे तरीके से हम इसको पढ़ाई करेंगे। तो आप देखेंगे कि जो शब्दों का निर्माण कैसे होता है, ये सारी चीज़ें आपकी हिंदी की यहाँ पे सारी चीज़ें जो आपकी स्पष्ट हो जाएंगी। फिर आप देखेंगे रजनी धन ईश्वर, इसमें भी आप देखेंगे दीर्घ ई और दीर्घ ई मिलके क्या बना गए? यहाँ पे दीर्घ ई का निर्माण हो गया और शब्द क्या बन गया यहाँ पे? रजनीश्वर। रजनीश्वर किसको कहते हैं? रजनी कहते हैं रात्रि को। रजनी किसको कहते हैं? रात्रि को। रात्रि के ईश्वर किसको कहते हैं? चंद्रमा को। किसको कहते हैं? चंद्रमा को कहते हैं। तो इसमें बहुब्री समास हो गया। फिर अगला हम देखते हैं श्रीश। जैसे श्रीश शब्द आ जाए, ये आरएस में पूछा हुआ शब्द है कि श्रीश शब्द में कौन सी संधि है? तो श्रीश शब्द में आप देखेंगे यहाँ पे दीर्घ संधि है और दीर्घ संधि कैसे देखना? श्री धन ईश। श्रीश शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? श्री धन ईश। आप देखेंगे इसमें दोनों दीर्घ ई हैं, दोनों दीर्घ ई हैं, दोनों मिलके क्या बनाएंगे? यहाँ पे दीर्घ ई बनाएंगे और शब्द क्या बन जाएगा? श्रीश। और श्रीश कहते हैं विष्णु को। श्री यानी जो किसके लिए आया? श्री के लिए। श्री के इस किसके लिए आया है? श्री इसकी पत्नी के लिए आया है और ईश यानी उसके स्वामी। तो श्री के ईश कौन हो गए यहाँ पे? विष्णु जी। यहाँ पे श्री के ईश हो गए। फिर आप देखेंगे यहाँ पे मही धन ईश, मही धन ईश और शब्द क्या बन जाएगा यहाँ पे? महिष शब्द बन जाएगा। क्या शब्द बन जाएगा यहाँ पे? यहाँ पे भी आप देखेंगे दीर्घ ई और दीर्घ ई मिलके क्या बना गए? यहाँ पे दीर्घ ई का निर्माण हो गए। तो आप देखें मही के ईश कौन है? तो महिष शब्द का यहाँ पे बन गया। अब आप देखेंगे नारी धन ईश्वर, यहाँ पे भी दीर्घ ई है और यहाँ पे भी दीर्घ ई है और दोनों मिलके दीर्घ ई बनाएंगे और शब्द क्या बन जाएगा? यहाँ पे नारीश्वर शब्द यहाँ पर बन जाएगा। क्या शब्द बन जाएगा? नारीश्वर शब्द यहाँ पे बन जाएगा। फिर आप देखेंगे नदी धन ईश्वर, नदीश्वर शब्द क्या बन जाएगा? यहाँ पे नदीश्वर शब्द का यहाँ पे निर्माण हो गया है। फिर आप देखेंगे नारी धन ईप्सा, शब्द क्या बन जाएगा? नारीप्सा।
तो जितने शब्द आपको यहाँ पे करवाए जा रहे हैं, यकीन मानिए कि परीक्षा में आपकी तो अभी 12वीं के स्तर के परीक्षा मतलब पेपर बनाया जाएगा। ये जो पेपर में आपको यहाँ पे जो पढ़ाया जा रहा है आरएस के स्तर का पढ़ाया जा रहा है, तो आपके जो रिकॉर्डेड क्लास होंगी उसमें किसी तरह की हिंदी व्याकरण से संबंधित कोई भी कमी नहीं होगी कि आपको ये लगे कि भाई हाँ हमारा ये शब्द है जो हमें स्पष्ट नहीं हो रहा है, या इस शब्द का निर्माण कैसे हुआ, ये चीज़ हमारे समझ में नहीं आ रही है। फिर आप देखेंगे अगला जो शब्द हो गया इसमें जानकी धन ईश। जानकी के ईश कौन थे? भगवान राम थे। इसमें भी कौन से समास हो गया? बहुब्रीहि समास हो गया। बहुब्रीहि समास हो गया। तो अब साथ साथ में आपको ये भी ध्यान रखना है कि इससे हमारे स्पष्टीकरण में मतलब किसी तरह की कोई दिक्कत तो नहीं आ रही। अब ई के उदाहरण हमने देख लिए, आ के उदाहरण हमने देख लिए, अब हम ऊ के उदाहरण देखते हैं। ऊ के उदाहरण देखते हैं कि प्रथम शब्द का जो अंतिम वर्ण होगा, अगर वो ह्रस्व ई है या दीर्घ ई है, दोनों में से कोई भी हो सकता है। और द्वितीय शब्द का जो प्रथम वर्ण होगा वो भी ह्रस्व है या दीर्घ में से कोई भी होगा। लेकिन परिणाम के रूप में जो हमें ऊ की प्राप्ति होगी, परिणाम के रूप में जो ऊ की प्राप्ति होगी वो कैसा होगा? यहाँ पे दीर्घ ऊ होगा। इसके हम खंडन करेंगे, फिर देखना आप। तो भी दीर्घ ऊ आएगा। ह्रस्व के साथ में तो भी ऊ ये आएगा। तो चार तरीके से हम इसका विभाजन कर सकते हैं कि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण अगर ह्रस्व ई है और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण भी अगर ह्रस्व ऊ है तो दोनों किस में बदलेंगे? यानी कि दीर्घ ऊ में बदलेंगे। फिर प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण वो ह्रस्व ऊ है और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण वो भी क्या है? ह्रस्व, यानी कि ई है, छोटी ई ऊ है, तो भी किस में बदलेगा? दीर्घ ऊ में बदलेगा। फिर प्रथम शब्द में अगर ह्रस्व या दीर्घ दोनों आ रहे हैं तो भी किस में बदलेगा? दीर्घ ऊ में बदलेगा। फिर ह्रस्व और दीर्घ आ रहे हैं तो भी किस में बदलेगा? दीर्घ ऊ में बदलेगा। अब इसके उदाहरण हम देखते हैं। जैसे हम देखते हैं भानुधन उदय, और शब्द क्या बन जाएगा यहाँ पे? भानुदय। शब्द क्या बन जाएगा यहाँ पे? भानुदय शब्द यहाँ पर बन जाएगा। तो आप देखेंगे कि इसमें भी क्या है? छोटा ऊ और दोनों मिलके के इसमें बन जाएंगे दीर्घ ऊ का यहाँ पे निर्माण हो रहा है। तो आप देखेंगे ये इसका उदाहरण है। किसका उदाहरण है? इसका उदाहरण है। फिर हम देखते हैं सुधन उक्ति। सुधन उक्ति, छोटा ऊ और छोटा ऊ दोनों मिलके क्या बनाएंगे? यहाँ पे दीर्घ ऊ बना जाएंगे और शब्द क्या बन जाएगा? यहाँ पे सूक्ति शब्द का निर्माण हो जाएगा। फिर अगला शब्द हम देखते हैं कटुधन उक्ति। यहाँ पे भी ह्रस्व और दोनों कैसे? ह्रस्व और बदलेंगे किसमें? दीर्घ में बदलेंगे और शब्द क्या बन जाएगा? यहाँ पे कटुक्ति। शब्द क्या बन जाएगा? यहाँ पे कटुक्ति शब्द का यहाँ पे निर्माण हो जाएगा। अब बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है एक मृत्युधन उपरांत। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे भी ह्रस्व ई ऊ है और यहाँ पे भी ह्रस्व है, दोनों मिलके क्या बनाएंगे? दीर्घ ऊ का निर्माण करेंगे। अब शब्द क्या बन जाएगा? यहाँ पे मृत्यु प्रांत। कई बार ये शब्द क्या है? शब्द शुद्धि में भी पूछ लिया जाता है। ये शब्द शुद्धि में इसलिए पूछा जाता है कि शुद्ध शब्द का निर्माण कैसे होगा। तो आप इसको देखेंगे, जो आपको परीक्षा में जो पूछा जाएगा वो मृत्योपरांत दिया जाएगा। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि मृत्योपरांत शब्द कैसा होता है? अशुद्ध होता है। कैसा होता है? अशुद्ध होता है। तो शब्द शुद्धि में भी ये शब्द पूछ लिया जाता है। फिर अगला जो शब्द है वो देखना तदुधन उपरांत। तदुधन उपरांत ऊ और ऊ मिलके दीर्घ ऊ बनाते हैं और शब्द क्या बन जाएगा? तदुपरांत शब्द का यहाँ पे निर्माण हो जाएगा। परीक्षा में आपको शब्द शुद्धि में वाक्य शब्द शुद्धि में ये शब्द पूछा जाता है और उस टाइम आपको क्या दिया जाएगा? तदोपरांत शब्द यहाँ पे दिया जाएगा। तो तदोपरांत शब्द कैसा है? अशुद्ध है। कैसा शब्द है? अशुद्ध है।
तो संधि के साथ साथ में हमें देख रहे हैं कि प्रत्यय भी हमारे सामने आ रहे हैं, समास भी हमारे सामने आ रहे हैं, शब्द शुद्धि भी हमारे सामने आ रही है। तो संधि का जो बिंदु प्रकरण है उसको कम से कम आपको 15 घंटे की क्लासेस होंगी इसके अंदर, तब जाकर के ये चीज़ें आपके कहाँ तक समझ में आती हैं। उससे आगे अगर आप पढ़ेंगे, उपसर्ग पढ़ो चाहे प्रत्यय पढ़ो चाहे कुछ भी पढ़ो, तो उसमें आपको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन यहाँ पे संधि के जो नियम हैं वो आपको बहुत अच्छी तरीके से स्पष्ट होने बहुत ज़रूरी है। फिर अगला जो शब्द है हमारा देखना, गुरुधन उपदेश। गुरुधन उपदेश, कुछ विद्यार्थियों को ये संशय रहता है कि छोटा ऊ और बड़ा रू, रे जो है अगर ऊ के साथ में लगता है और दीर्घ ऊ के साथ में लगता है तो कैसा बनेगा। छोटा रे हमेशा ऐसा लिखा जाता है और दीर्घ रू में ये घुंडी आ जाती है। तो इन दोनों में अंतर होता है, ध्यान रखना कि छोटा जो रू होगा उसमें किसी तरह का गोल नहीं होगा, सीधी रेखा खींची जाएगी। अगर दीर्घ ऊ अगर रे के साथ में जोड़ा जाता है तो इसमें ऊ की जो मात्रा लगेगी तो दीर्घ ऊ का निर्माण कैसा होगा, यहाँ पे ये गोल घूम जाता है। ठीक है, फिर गुरुधन उपदेश शब्द क्या बन जाएगा यहाँ पे। अब आप देखना यहाँ पे भी क्या है, छोटा है, रे कैसा है यहाँ पे, हश्व है यानी कि छोटा है, और यहाँ पे भी क्या है, छोटा है, और दोनों मिलके कैसा बनाएंगे, दीर्घ बनाएंगे। अब जो शब्द बनेगा उसको देखना आप, गुरुपदेश शब्द होगा यहाँ पे। कैसा शब्द होगा, गुरुपदेश, क्योंकि जो परिणाम हमारे सामने जो आएगा ऊ का वो कैसा आएगा, दीर्घ ऊ का आएगा। तो ये ध्यान रखना है आपको। फिर अगला जो शब्द हम देखते हैं, बहुधन उद्देश्य। यहाँ पे भी दीर्घ हर्षव ऊ और हर्षव ऊ मिलके दोनों कैसा बनाएंगे, दीर्घ ऊ बनाएंगे, और शब्द क्या बन जाएगा यहाँ पे, बहुउद्देश्य। शब्द कैसे बन गया, बहुउद्देश्य, यानी कि जिसके अनेक उद्देश्य होते हैं उसको क्या कहा जाता है, बहुउद्देश्य कहा जाता है। फिर अगला जो शब्द हम लेते हैं, मंजूधन उषा। मंजूधन उषा, इसमें भी आप देखेंगे दोनों जो अ हैं वो कैसे हैं, यहाँ पे ऊ हैं जो वो हर्षव हैं, तो बदलेंगे किसमें, दीर्घ में, और शब्द क्या बन जाएगा यहाँ पे, मंजूषा शब्द का यहाँ पे निर्माण हो जाएगा। और मंजूषा कहते किसको हैं, जो संदूक, घर में जो बक्सा होता है या पेटी जो होती है उसको क्या कहते हैं, मंजूषा, मंजूषा कहा जाता है। ठीक है, फिर अगला जो शब्द है हमारा, लघुधन उत्तर। लघुतर शब्द बनेगा, क्या बनेगा, क्योंकि यहाँ पे भी देखेंगे आप हर्षव और हर्षव दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, यहाँ पे दीर्घ ऊ का निर्माण कर रहे हैं, इसलिए क्या बनेगा यहाँ पे, लघुतर जो शब्द बनेगा वो कैसा बनेगा, यहाँ पे दीर्घ ऊ के साथ में इसका निर्माण होगा। फिर हम देखते हैं मधुधन उत्सव। मधुत्सव, मधुधन उत्सव, तो शब्द कैसा बन गया यहाँ पे, मधुत्सव, क्योंकि यहाँ पे क्या है, दोनों क्या है, छोटा और छोटा दोनों मिलके क्या बनाएंगे, बड़ा ऊ, और शब्द क्या बन जाएगा यहाँ पे, मधुधन उत्सव। अब आप देख लेंगे अनुधन उत्तर, और शब्द क्या बन जाएगा यहाँ पे, अनुत्तर। शब्द क्या बन जाएगा यहाँ पे, अनुत्तर शब्द का यहाँ पे निर्माण हो जाएगा। फिर आप देखिए यहाँ पे तदुधन ऊपरी, ये भी परीक्षा में पूछा जाता है, कई बार शब्द शुद्धि में भी पूछा जाता है, महत्वपूर्ण शब्द है। अब यहाँ पे भी हर्ष व ऊ और हर्ष व ऊ दोनों मिलके क्या बनाएंगे, दीर्घ ऊ बनाएंगे, और शब्द क्या बन जाएगा यहाँ पे, तदुपरी शब्द यहाँ पर बन जाएगा। तो ध्यान रखना, शब्द शुद्धि में तदोपरी शब्द कई बार परीक्षा में दे दिया जाता है, शब्द शुद्धि में पूछा जाता है तदोपरी शब्द। तदोपरी शब्द कोई शब्द नहीं होता, वो कैसा होता है, अशुद्ध होता है। तो ध्यान रखना है कि संधि में हम नए शब्दों का जो निर्माण है, हमारी जो हम आज तक जो गलत पढ़ते आ रहे हैं, वो सारे आपके जो संशय थे या जो शंका थी उसका समाधान यहाँ पे आपको मिल जाएगा। फिर हम आगे देखते हैं लघुधन उर्मी, ये भी महत्वपूर्ण शब्द है। उर्मी का अर्थ होता है लहर, उर्मी का अर्थ क्या होता है, लहर होता है। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे भी क्या हर्ष व ऊ है और यहाँ पे क्या है, दीर्घ ऊ है, तो दोनों मिलके क्या बनाएंगे, दीर्घ ऊ का निर्माण करेंगे, और शब्द क्या बन जाएगा यहाँ पे, लघुर्मी बन जाएगा।
क्या शब्द बन जाएगा? लघुर्मी बन जाएगा। हमें ध्यान रखना कि हमें सिर्फ इससे और इससे मतलब है, ना तो इस आगे वाले वर्ण से कोई मतलब है, ना प्रारंभ वाले वर्ण से कोई मतलब है। तो हम दोनों वर्णों में जो परिवर्तन होगा संधि में, हमने बताया था कि संधि में जो होता है दो वर्णों में या दो ध्वनियों में क्या हो जाएगा? वर्ण विकार उत्पन्न होता है। और वर्ण विकार उत्पन्न होने के बाद एक नए चीज का क्या होगा? वर्ण का निर्माण होता है। तो संधि में दो तरीके से परिवर्तन हमने देखे थे। पहला परिवर्तन देखा था, या तो जो परिवर्तन वर्ण विकार उत्पन्न होगा, या तो दोनों वर्णों में परिवर्तन हो जाएगा, दोनों वर्णों में परिवर्तन होगा, या पूर्ववर्ती वर्ण की मात्रा में या पूर्ववर्ती वर्ण की मात्रा में क्या हो जाएगी? बढ़ोतरी होगी। तो संधि में हमने देखा था कि दो तरीके से परिवर्तन होता है, या तो दोनों वर्णों में परिवर्तन होकर एक नए वर्ण का क्या हो जाएगा? निर्माण हो जाएगा, या पूर्ववर्ती वर्ण की मात्रा में क्या हो जाएगी? बढ़ोतरी हो जाएगी। अब देखना, पूर्ववर्ती वर्ण कौन सा हो गया? लघु शब्द, और द्वितीय वर्ण कौन सा हो गया? इसमें ऊर्मी शब्द हो गया। तो आप देखेंगे कि जो परिवर्तन होगा वो ऊ की जो मात्रा, दीर्घ ऊ की मात्रा, वो किस में लगेगी? द्वितीय प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण की मात्रा में क्या हो जाएगा? यहाँ पे बढ़ोतरी हो जाएगी, और शब्द क्या बन जाएगा इसका? लघुर्मी। शब्द क्या बन गया यहाँ पे? लघु उर्मी। यानी कि जो छोटी छोटी जो लहर उठती है उसके लिए क्या शब्द बन गया यहाँ पे? लघु उर्मी शब्द का यहाँ पे निर्माण हुआ। अब अगला शब्द देखना, सरयूधन उर्मी। सरयू नदी का नाम है, और नदी में जो लहर निकलती है उसके लिए क्या बन जाएगा? अब यहाँ पे सरयू उर्मी बन जाएगा, सरयू उर्मी बन जाएगा। कैसे बन जाएगा? यहाँ पे भी दीर्घ ऊ है और यहाँ पे भी दीर्घ ऊ है, और दोनों मिलके क्या बना देंगे? यहाँ पे दीर्घ ऊ का निर्माण कर जाएंगे, और शब्द कैसा बन जाएगा? यहाँ पे सरयूर्मी शब्द का यहाँ पे क्या हो जाएगा? निर्माण हो जाएगा। फिर हम देखते हैं सिंधुधन उर्मी। सिंधुधन उर्मी, उर्मी का अर्थ मैंने बताया था लहर होता है। तो सिंधु नदी की जो लहर होंगी, यहाँ पे भी कैसा है? दीर्घ ऊ है, यहाँ पे भी दीर्घ ऊ है, दोनों मिलके क्या बनाएंगे? दीर्घ ऊ का निर्माण करेंगे, और शब्द क्या बन जाएगा यहाँ पे? सिंधुर्मी। यानी सिंधु नदी की जो लहर होंगी उसके लिए क्या शब्द आएगा यहाँ पे? सिंधुर्मी शब्द यहाँ पर आ जाएगा। फिर आप देखें भानुधन उष्मा। भानुधन उष्मा, भानुधन उष्मा। भानु में आप देखेंगे कि यहाँ पे क्या हर्ष व ई है, यहाँ पे दीर्घ ऊ है, और दोनों मिलके क्या बनाएंगे? दीर्घ ऊ बनाएंगे, और शब्द क्या बन जाएगा? यहाँ पे भानुष्मा शब्द बन जाएगा। फिर हम देखते हैं कि सूर्यधन उष्मा या धातुधन उष्मा। तो शब्द क्या बन जाएगा यहाँ पे? धातुष्मा। यानी कि धातु की जो उष्मा होती है उसके लिए क्या शब्द बन जाएगा? यहाँ पे धातुष्मा बन जाएगा। अब देखते हैं विभूधन ऊर्ध्व। ऊर्ध्व का अर्थ होता है ऊपर, तो यहाँ पे भी हर्ष व ऊ और यहाँ पे दीर्घ ऊ, दोनों मिलके क्या बनाएंगे? दीर्घ ऊ, और शब्द क्या बन जाएगा यहाँ पे? विभूर्ध्व। विभूर्ध्व शब्द का यहाँ पे क्या हो गया? निर्माण हो गया। फिर देखते हैं भूधन ऊर्जा। भूधन ऊर्जा, और शब्द क्या बन जाएगा यहाँ पे? भूर्जा। शब्द क्या बन गया यहाँ पे? भूर्जा। यानी भूमि की जो ऊर्जा होगी उसके लिए क्या शब्द बन गया यहाँ पे? भूर्जा बन गया। फिर देखते हैं हम चमूधन ऊर्जा। चमू का अर्थ होता है सेना। चमू किसको कहते हैं? सेना। सेना की जो ऊर्जा होती है तो उसके लिए क्या शब्द बनेगा यहाँ पे? चमूर्जा। क्या शब्द बनेगा यहाँ पे? चमूर्जा शब्द का यहाँ पर निर्माण होगा। फिर देखते हैं हम भूधन ऊर्ध्व, और शब्द क्या बन जाएगा? भूर्ध्व।
शब्द क्या बन गया यहाँ पे, भूर्ध्व। तो कहने का अर्थ है कि जितने हमने यहाँ पे अभी तो दीर्घ संधि जब तक देखी है, दीर्घ संधि में हमने इतने सारे उदाहरण देख लिए, यहाँ पे कम से कम भी 100 के आसपास उदाहरण हमने देख लिए। तो दीर्घ संधि में हमने देखा था कि दीर्घ आ और दीर्घ ई और दीर्घ उ का क्या हो रहा है, यहाँ पे निर्माण हो रहा है। अगली जो हमारी संधि है, अगली जो हमारी संधि है वो है गुण स्वर संधि। कौन सी संधि है, गुण स्वर संधि। ये स्वर संधि का ही क्या है, एक उपभेद है। क्या है ये, स्वर संधि का ही एक क्या है, उपभेद है। अब इसमें हम देखेंगे 3 तरीके से क्या हो गया यहाँ पे शब्दों का निर्माण होता है। तो हम इसकी परिभाषा देखते हैं। जब ए और आ के बाद ई और ई आए तो क्या बनेगा, ए बनता है। तथा ए और आ के साथ में उ और दीर्घ उ आता तो ओ बनता है। तथा ए और आ के साथ में री आए तो क्या बनेगा, यहाँ पे अर बनता है। उस संधि को, उस स्थिति को गुण स्वर संधि कहा जाता है। तो इसमें 3 तरीके से शब्दों का क्या होगा, यहाँ पे निर्माण होगा। इसकी परिभाषा देखते हैं। जब ए और आ के साथ में प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण जो होगा वो ए या आ होगा, और द्वितीय शब्द का जो प्रथम जो वर्ण होगा वो दीर्घ ई या ह्रस्व ई, दोनों में से कोई भी एक हो सकता है, लेकिन एक निर्माण नए शब्द वर्ण का होगा, वो क्या बनेगा, यहाँ पे ए बनेगा। तथा ए और आ के बाद में अगर उ और उ आ जाए तो क्या बनता है, यहाँ पे ओ बनता है। इसी तरह ए और आ के साथ में अगर री आ जाए तो क्या बनेगा, यहाँ पे अर बनता है। उस स्थिति को कौन सी संधि कहा जाता है, उस स्थिति को गुण स्वर संधि कहा जाता है। फिर हम इसको देखते हैं, इसका हम विभाजन कैसे करते हैं। जैसे ए और आ के साथ में क्या आ रहा है, यहाँ पे ई और ई आए तो क्या बन रहा है, ए बन रहा है। जब हमने वर्ण विभाजन की कक्षा ली थी तो उसमें भी हमने बताया था कि जो ए, ऐ, ओ और औ का निर्माण कौन कौन से 2 वर्णों के सहयोग से होता है, इनको विजातीय स्वर भी कहा जाता है। तो ये उसमें देखा था हमने। फिर हम देखते हैं ए और आ के साथ में अगर उ और दीर्घ उ आ जाए तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे ओ बन जाएगा। और ए और आ के साथ में अगर री आ जाए तो क्या बनेगा, यहाँ पे अर बनेगा। तो ये 3 परिस्थितियां जो होंगी वो कौन सी संधि में होंगी, गुण स्वर संधि में होंगी। गुण स्वर संधि में होगी। फिर आप देखेंगे कि हम एक एक के उदाहरण अभी हम यहाँ पे देखेंगे। एक एक संधि के हम यहाँ पे 3 तरीके जो शब्दों का निर्माण हो रहा है, उन एक एक शब्दों को हम खंडित करेंगे, नए शब्दों का निर्माण कैसे बनेगा वो देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं ए और आ के साथ में क्या आ रहा है, ई और दीर्घ ई आ रहा है तो क्या बन रहा है, ए बन रहा है। जैसे ए के साथ में क्या आ रहा है, ह्रस्व ई आ रही है तो भी ए बनेगा, या आ के साथ में अगर ह्रस्व ई आ रही है तो भी ए बनेगा। फिर आप देखेंगे कि आ के साथ में दीर्घ ई आ रही है तो भी क्या बनेगा, ए बनेगा। फिर ए के साथ में अगर दीर्घ ई आ रही है तो भी क्या बनेगा, ए बनेगा। तो 4 तरीके से तो हमने इसका क्या कर दिया, वर्ण खंडन कर दिया कि प्रथम शब्द का जो अंतिम वर्ण होगा, प्रथम शब्द का जो अंतिम वर्ण होगा अगर ए है और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण क्या आ रहा है, ई आ रहा है, तो भी मिलके क्या बनाएंगे, ए बनाएंगे। प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण अगर आ है और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण अगर ह्रस्व ई है तो भी ए बनाएंगे। फिर हम देखते हैं कि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या है, आ है, और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण क्या है, दीर्घ ई है, तो भी ए का निर्माण होगा। फिर हम देखते हैं कि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण ए है, द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण दीर्घ ई है, तो भी क्या बनेगा, ए बनेगा। परिणाम के रूप में हमारे सामने क्या बनेगा, ए बनेगा। थोड़ा सा कन्फ्यूजन बच्चों को यहाँ पे ये होता है, जब हम ए को लिखते हैं तो हमें इसके ऊपर कोई मात्रा नहीं दिखती, लेकिन अगर हम इसको व्यंजन के साथ में जोड़ते हैं, ये क्या है, स्वर है,
और इसको अगर हम व्यंजन, कोई भी व्यंजन वर्ण हो उसके साथ में अगर हम इसको जोड़ते हैं तो इसकी जो मात्रा होगी, जैसे हम इसको क के साथ जोड़ते हैं तो इसकी जो मात्रा होगी वो हम एक दिखेगी। कितनी दिखेगी? एक दिखेगी। तो कई बार विद्यार्थी को ये लगता है कि इसके ऊपर तो हमें कोई मात्रा दिख नहीं रही, लेकिन जब हम इन दोनों का योग करते हैं तो इसके ऊपर क के व्यंजन के साथ में इसकी मात्रा हमें ऐसे दिखाई देगी। तो वही बात है कि प्रथम शब्द में क्या आएगा, यहाँ पे सिर्फ मात्रा के रूप में हमें क्या दिखाई देगा, यहाँ पे मात्रा के रूप में स्वर दिखाई देगा, लेकिन द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण होगा उसमें मूल स्वर के रूप में हमें यहाँ पे दिखाई देगा। अब हम इसके उदाहरण देखते हैं। जैसे अल्पधन इच्छा, ध्यान रखना बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है, बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है। परीक्षा में भी कई बार पूछा जाता है। कैसे? क्योंकि अब आप देखेंगे जो प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या है, प है। प में कौन सा स्वर है? ए स्वर है। और यहाँ पे क्या है? ई है। और दोनों मिलके क्या बना गए? ए बना गए। तो जब मैंने आपसे ये कहा था कि जब हम दो वर्णों में योग करते हैं हमें सिर्फ इससे मतलब है और इससे मतलब है, ना इसे च और छ से मतलब है, न ए और ल से हमें कोई मतलब है। तो ध्यान रखना है कि इन दोनों के योग से हमारे नए वर्ण का निर्माण हो रहा है। थोड़ी देर पहले संधि में मैंने बताया था कि जब हम दो वर्णों में मेल करवाते हैं या वर्ण विकार उत्पन्न होता है तो उसमें या तो नए वर्ण का निर्माण हो जाता है या पूर्ववर्ती वर्ण की मात्रा में क्या हो जाती है? बढ़ोतरी हो जाती है। तो पूर्ववर्ती वर्ण की मात्रा के उदाहरण तो हम दीर्घ संधि में देख चुके हैं, लेकिन अब यहाँ पे देखेंगे कि आप यहाँ पे दोनों वर्णों में क्या हो जाएगा? दोनों वर्णों में परिवर्तन होकर नए वर्ण का क्या कर दिए? निर्माण कर दिए। नए वर्ण का क्या हो गया? निर्माण हो गया। ठीक है। अब आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो शब्द है वो महत्वपूर्ण क्यों है। जब हम इसका योग करेंगे तो आप देखेंगे कि आप कहोगे कि ए और ई मिलके क्या बना गए? यहाँ पे ए बना गए। तो ए की मात्रा किस पे लगेगी? अब प पे लगेगी। इसमें दोनों परिवर्तन होंगे, यानी कि वर्ण का भी परिवर्तन होगा और वो मात्रा किस पे जाकर के लगेगी? प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण की मात्रा में क्या हो जाएगी? यहाँ पे बढ़ोतरी हो जाएगी और शब्द क्या बन जाएगा? यहाँ पे अल्पेक्ष बनेगा। ध्यान रखना इस चीज का, अल्पेक्ष बनेगा, क्योंकि यहाँ पे आ है और यहाँ पे क्या रख दिया मैंने? ए लिखा है। तो आ की मात्रा का क्या हो जाएगा? यहाँ पे आ की मात्रा का क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। ध्यान रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है ये कि अल्पेक्ष शब्द होता है, अल्पेच्छा शब्द नहीं होता। इसमें क्या हो गया? यहाँ पे जो छ की जो मात्रा थी, किसकी मात्रा? छ की जो मात्रा थी वो ए हो गई है। और इच्छा शब्द में हम देखते हैं कि ई की जगह इच्छा में आ की ध्वनि आती है, अंतिम वर्ण में आ आता है, लेकिन जब इसका हम संधि करेंगे तो अल्पेक्ष होगा, न कि अल्पेच्छा होगा। ये क्या है? अपवाद है। क्या है? अपवाद है। अपवाद है। क्या है? यहाँ पे अल्पवाद है। फिर हम देखते हैं दूसरा शब्द। दो शब्द ऐसे हैं, यथाधन इच्छा, यथाधन इच्छा। इसमें भी आप देखेंगे आ के साथ में क्या जुड़ गया? ई जुड़ गया और नए शब्द का क्या हो गया? ए का निर्माण हो गया। अब ए की जो मात्रा है वो किसके साथ लगेगी? था के साथ में लगेगी। किसके साथ में लगेगी? था की मात्रा में क्या हो जाएगा? बढ़ोतरी हो जाएगी। तो इसमें जो संधि में आपने देखा था कि दोनों वर्णों में क्या हो जाएगा? परिवर्तन होकर नए वर्ण का निर्माण भी हो गया और पूर्ववर्ती वर्ण की मात्रा में भी क्या हो गया? यहाँ पे पूर्ववर्ती वर्ण की मात्रा में बढ़ोतरी हो गई। क्या हो गई? पूर्ववर्ती वर्ण की मात्रा में क्या हो गई? यहाँ पे बढ़ोतरी हो गई। कैसे हो गई? कि जो ए की मात्रा है, ए की मात्रा जब हम एंजिन के साथ में जोड़ते हैं तो थ की जो मात्रा होगी वो चेंज हो जाएगी और शब्द क्या बन जाएगा? आप देखना, यथाधन इच्छा, और शब्द बनेगा यहाँ पे यथेच्छ। क्या शब्द बनेगा? यथेच्छ। यहाँ पे भी आ की मात्रा का लोप होगा और यहाँ पे भी आ की मात्रा का क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं कि आ की मात्रा का आ की मात्रा का लोप होकर के सिर्फ क्या रह जाएगा? यहाँ पे ए रह जाएगा। ये भी क्या है? अपवाद है।
ये 2 शब्दों में ही क्या है यहाँ पे अपवाद है। ध्यान रखना, सिर्फ 2 शब्दों में भी क्या है यहाँ पे अपवाद है। अगला हम इसमें देखते हैं, हित धन इच्छा। इसमें भी क्या है, आप देखेंगे ए है और ई है, दोनों मिलके क्या बना गए, ए बना गए। अब ए क्या है, ए भी क्या हर्षव है और ई भी क्या है, हर्षव है, दोनों मिलके क्या बना गए, ए की मात्रा किस पे लगेगी, तय पे। अब आपको जैसे मैंने 2 शब्द पहले लिखवाए थे, उसमें मैंने देखा कि अंतिम इच्छा शब्द हम जब ले रहे थे तो इच्छा का हमने इच्छ कर दिया था, सिर्फ 2 शब्दों में किया था, लेकिन यहाँ पे नहीं होगा। यहाँ पे जो शब्द बनेगा वो क्या बनेगा, हितेच्छा बनेगा। क्या बनेगा, हितेच्छा बनेगा। इसमें किसी तरह का कोई अपवाद नहीं है। फिर आप देखेंगे दूसरा शब्द और देखते हैं हम यहाँ पे, स्वधन इच्छा। स्वधन इच्छा, यहाँ पे भी क्या है, ए है और इसमें भी क्या है, ई है, और दोनों मिलके क्या बनाएंगे, ए बनाएंगे। और ए की मात्रा किस पे ले जा करके लगेगी, वह पे लगेगी। इसमें संधि में जो 2 परिवर्तन होंगे, संधि में जो 2 परिवर्तन होंगे वो दोनों यहाँ पे लागू होंगे और शब्द क्या बन जाएगा, यहाँ पे स्वेच्छा बन जाएगा। तो ध्यान रखना, जब ए की मात्रा का मैंने पहले बताया था, ए की मात्रा हमें दिखती नहीं है, लेकिन जब हम किसी व्यंजन के साथ में इसको जोड़ते हैं तो इसकी मात्रा हमें वह के ऊपर जैसे लगाई गई, उसमें हम इसकी एक मात्रा को हम यहाँ पर गिनते हैं और शब्द क्या बन जाएगा, यहाँ पे स्वेच्छा शब्द का यहाँ पर निर्माण हो जाएगा। फिर हम देखते हैं नर धन इंद्र। नर धन इंद्र, इसमें भी क्या है, ए मात्रा के रूप में आता है। हमेशा आप देखेंगे कि प्रथम जो वर्ण होगा, प्रथम शब्द का जो अंतिम वर्ण होगा उसमें स्वर की क्या आएगी, सिर्फ मात्रा आएगी, और द्वितीय शब्द का जो प्रथम वर्ण होगा उसमें क्या आएगा, मूल रूप में स्वर आता है। तो ए और ई मिलके क्या बना दिए, यहाँ पे ए बना गए। क्या बना गए, ए, और ए की मात्रा किसके साथ लगेगी, रे के साथ में लगेगी, और शब्द क्या बन जाएगा यहाँ पे, नरेंद्र। शब्द क्या बन जाएगा यहाँ पे, नरेंद्र। तो नरेंद्र शब्द में कौन सी संधि है, यहाँ पे गुण संधि है। ए और ओ और अर जिसमें बनते हैं वहाँ पे कौन सी संधि होती है, हमेशा गुण स्वर संधि होती है। फिर हम देखते हैं, जैसे एक शब्द मैं लिखती हूँ सुरेंद्र, साथ साथ में हम देखेंगे कि संधि के साथ में हमारा जो प्रकरण है उसमें दूसरा शब्द भी जुड़ा हुआ, संधि और संधि विच्छेद। तो विच्छेद का अर्थ क्या हमने देखा था कि अलग अलग करना, तो साथ साथ में आपकी परीक्षा में जो आप देखेंगे कि संधि भी आ सकता है और संधि विच्छेद भी आ सकता है। फिर आप देखेंगे तो सुरेंद्र शब्द का हम कैसे करेंगे, सूरधन इंद्र, और शब्द क्या बन जाएगा, सुरेंद्र बन जाएगा। तो ए की मात्रा हमें यहाँ पे दिख रही है, और ए किससे मिलके बना है, अगर आपको पता है कि ए और ई से मिलके क्या बनेगा, ए बनेगा। तो रे के अंदर क्या है, ए सिर्फ मात्रा के रूप में आया है, और इंद्र में से ई लिया और शब्द क्या बन गया, ए, और ए की मात्रा है वो किसके साथ लगेगी, यहाँ पे रे के साथ में जुड़ेगी, और शब्द क्या बन जाएगा, यहाँ पे सुरेंद्र बन जाएगा। जैसे महेंद्र शब्द को हम देखे थे, इससे पहले हमने महेंद्र देखा था। कौन सा शब्द देखा था, महेंद्र शब्द देखा था, लेकिन यहाँ हम महेंद्र शब्द देख रहे हैं। इसका जब हम संधि करेंगे तो महाधन इंद्र होगा। तो इसमें भी क्या है, हमने अब तक जो हमारे उदाहरण थे वो ए के साथ में ई आए तो ए बन रहा था। अब जो हमारा ये क्या है, आ के साथ में अगर ई आ जाए तो भी क्या बनेगा, ए बनेगा। क्या बनेगा, ए बनेगा। इसका ये उदाहरण है, आ के साथ में ई आया तो क्या बना, ए बना, और ए की मात्रा है जो किसके साथ लगेगी, हा के साथ में लगेगी, और शब्द क्या बन गया, यहाँ पे महेंद्र शब्द का यहाँ पे निर्माण हो गया। फिर आप देखते हैं नागधन इंदु। इंदु शब्द मैंने बताया था कि इंद्र और इंदु हमेशा ई कैसी आएगी, हमेशा ई हर्ष यानी छोटी ई आती है। अब इसमें आप देखेंगे ए क्या है और इसमें भी ई है, और मिलके क्या बना गए, ए बना गए, और जो ए की मात्रा है वो किसके साथ लगेगी, न के साथ में लगेगी। यहाँ पे संधि के जो दोनों परिवर्तन है वो दोनों परिवर्तन एक साथ इसमें हो रहे हैं, तो जो शब्द बनेगा वो क्या बनेगा, नागेंदु। क्या शब्द बनेगा, यहाँ पे नागेंदु शब्द का निर्माण होगा। फिर हम देखते हैं भारत धन इंदु। भारत धन इंदु, इसमें भी क्या है, ए है और इसमें ई है, और दोनों मिलके क्या बना गए, ए बना गए, और शब्द क्या बन जाएगा यहाँ पे, भारतेंदु। शब्द क्या बन गया यहाँ पे, भारतेंदु, क्योंकि ए की मात्रा किसके साथ में लगेगी, तय के साथ में लगेगी, और तय के साथ में जुड़ते ही ए की मात्रा, तय के साथ में जुड़ते ही ए की मात्रा, अगर तय के साथ में जोड़ते हैं तो तय के ऊपर एक मात्रा हम इसकी गिनते हैं, और शब्द क्या बन जाएगा, यहाँ पे भारतेंदु बन जाएगा। फिर हम देखते हैं विवाह धन इतर। विवाह धन इतर,
और शब्द क्या बन जाएगा, विवाहेतर। विवाहेतर। और इतर शब्द का अर्थ होता है अलग, यानी कि विवाह के अलग जो काम होते हैं उसके लिए क्या शब्द आएगा यहाँ पे, विवाहेतर शब्द आएगा। फिर हम देखते हैं साहित्य धन इतर। इसमें भी क्या है, ए है और ई है और दोनों मिलके क्या बना गए, ए बना गए और शब्द क्या बन जाएगा यहाँ पे, साहित्येतर। शब्द क्या बन जाएगा यहाँ पे, साहित्येतर शब्द का यहाँ पे बन जाएगा। फिर हम अगला शब्द देखते हैं इसमें, मानव धन इतर और शब्द क्या बन जाएगा यहाँ पे, मानवेतर। तो इसमें भी क्या है, ए है और इसमें क्या है, ई है और दोनों मिलके क्या बना गए, ए बना गए। और ए की जो मात्रा है वो किसके साथ में लगेगी, वह के साथ में जुड़ेगी और वह के साथ में ए की मात्रा जोड़ती शब्द क्या बन जाएगा यहाँ पे, मानवेतर शब्द का यहाँ पे निर्माण हो जाएगा। फिर आप देखते हैं यथा धन इष्ट। अब यहाँ पे भी क्या आ गया, आ गया और यहाँ पे ई आ गया तो भी क्या बनाएगा, ए बनाएगा और ए की मात्रा किसके साथ लगेगी, था के साथ में और शब्द क्या बन जाएगा यहाँ पे, यथेष्ट। शब्द क्या बन जाएगा यहाँ पे, यथेष्ट शब्द का यहाँ पे निर्माण हो गया। अब देखना एक शब्द और है, स्वधन इच्छा। ये तो हमने देख लिया, स्वधन इच्छा। तो स्व की यानी कि स्वयं की जो इच्छा होगी उसके लिए क्या शब्द बनेगा यहाँ पे, स्वेच्छा शब्द का यहाँ पे निर्माण होगा। क्या शब्द का निर्माण होगा, स्वेच्छा शब्द का यहाँ पर निर्माण होगा। फिर आप देखते हैं यहाँ पे आ और ई मिलके क्या बना गए, यहाँ पे ए बना गए। ए की मात्रा जा के साथ में लगेगी तो शब्द क्या बन जाएगा यहाँ पे, राजेंद्र। शब्द क्या बन गया, राजेंद्र। सुरेंद्र, महेंद्र, राजेंद्र, ये सारे शब्द जो हैं कौन सी संधि के उदाहरण है, ये गुण स्वर संधि के सारे उदाहरण हैं। फिर हम देखते हैं एक अगला शब्द और देखते हैं, राकाधन इंदु। ए की मात्रा किसके साथ लगेगी, का के साथ में और शब्द क्या बन जाएगा, राकेंदु। राकेंदु कहते हैं चंद्रमा को, किसको कहते हैं, चंद्रमा को राकेंदु कहते हैं। तो आपने देखा कि एक ही ध्वनि जिस भी शब्द के मध्य में आपको दिखाई देती है, आप उनका जब आप संधि विच्छेद करते हैं तो दोनों शब्दों का अलग अलग अर्थ निकलना भी जरूरी है, स्वतंत्र अर्थ निकलना भी जरूरी है। क्योंकि राका कहते हैं रात्रि को और इंदु का अर्थ होता है स्वामी। तो रात्रि का जो स्वामी होगा उसके लिए क्या आएगा, चंद्रमा, और चंद्रमा के लिए क्या शब्द है यहाँ पे, राकेंदु। यानी रात्रि का जो ईश्वर होगा या पति जो होगा वो किसके लिए आता है, चंद्रमा के लिए आता है। तो शब्द क्या बन गया यहाँ पे, राकेंदु शब्द का यहाँ पर निर्माण हो गया। अब अगला शब्द हम देखते हैं, रसनाधन इंद्रिय। रसनाधन इंद्रिय, इसमें क्या आ गया, आ गया और इसमें ई आ गया और शब्द क्या बन गया, ए बन गया। और शब्द क्या बन जाएगा, अब जो ए की मात्रा है वो किसके साथ जुड़ेगी, ना में तो पहले क्या है, आ है, तो आ और ई से तो क्या बन गया, ए बन गया। तो आ तो अपने आप ही वहाँ से निकल गया, तो न कैसा बच गया, हलंत का बच गया। इसके साथ में ए की मात्रा जुड़ेगी तो शब्द क्या बन जाएगा, अब रसनेन्द्रिय। रसनेन्द्रिय शब्द क्या बन गया यहाँ पे, रसनेन्द्रिय शब्द बन गया। फिर आप देखते हैं देवधन ईश। देवेश, यहाँ पे भी क्या है, ए और दीर्घ ई क्या बनाएगा, यहाँ पे ए का निर्माण हो गया। और ए जो बना है उसकी मात्रा किसके साथ में लगेगी, वह के साथ में, और वह के साथ में ए की मात्रा जुड़ती शब्द क्या बन जाएगा, यहाँ पे देवेश शब्द बन जाएगा। फिर आप देखते हैं उपधन इच्छा। उपधन इच्छा और शब्द क्या बन जाएगा यहाँ पे, उपेक्षा। इसमें भी आप देखेंगे ए है और दीर्घ ई है और दोनों मिलके ए बनाएंगे और ए की मात्रा किसके साथ जुड़ेगी, पै के साथ में जुड़ेगी और शब्द क्या बन जाएगा यहाँ पे, उपेक्षा शब्द का यहाँ पे निर्माण हो जाएगा। एक शब्द और देखते हैं यहाँ पे, तारक धन ईश्वर। तारक धन ईश्वर, और इसमें भी क्या है, ए है और दीर्घ ई है और दोनों मिलके क्या बना गए, ए बना गए और शब्द क्या बन गया यहाँ पे, तारकेश्वर।
तारकेश्वर किसको कहते हैं? शिव के लिए, शिव का पर्यायवाची है। शिव के लिए कौन सा शब्द आता है यहाँ पे? तारकेश्वर शब्द का प्रयोग किया जाता है। फिर अगला हम देखते हैं इसमें खग धन ईश, इसमें भी ए है और ई है और दोनों मिलके क्या बना गए? ए बना गए। और ए की मात्रा किसके साथ लगेगी? गय के साथ में लगेगी और शब्द क्या बन गया यहाँ पे? खगेश। पक्षियों का जो ईश होता है उसके लिए क्या शब्द बन गया यहाँ पे? खगेश शब्द का यहाँ पर निर्माण हो गया। फिर अगला हम देखते हैं प्रधन ईक्षक। मैंने ईक्षक, ईक्षा और ईक्षण 3 शब्द बताए थे, उसमें ई की मात्रा हमेशा कैसी आएगी? दीर्घ आएगी और शब्द क्या बन जाएगा यहाँ पे? प्रेक्षक। प्रेक्षक और प्रेक्षण 2 शब्द होते हैं। तो प्रेक्षक जो पत्र व्यवहार करता है भेजने वाले के लिए क्या आता है? प्रेक्षक शब्द का यहाँ पे। अंक धन ईक्षण, तो यहाँ पे भी आप देखेंगे ए है और दीर्घ ई है और दोनों मिलके क्या बना गए? ए बना गए और शब्द क्या बन जाएगा यहाँ पे? अंकेक्षण। शब्द क्या बन गया यहाँ पे? अंकेक्षण शब्द का यहाँ पर निर्माण हो गया है। फिर आप देखेंगे गोप धन ईश, तो इसमें भी ए है और इसमें भी दीर्घ ई है और दोनों मिलके ए बना गए और ए की मात्रा किसके साथ जुड़ेगी? पै के साथ में जुड़ेगी और शब्द क्या बन जाएगा यहाँ पे? गोपेश। शब्द क्या बन गया यहाँ पे? गोपेश शब्द का यहाँ पर निर्माण हो गया। फिर आप देखेंगे फिर इसमें आ है और इसमें ई है, दोनों मिलके क्या बना गए? ए बना गए और ए की जो मात्रा है वो किसके साथ में लगेगी? हा के साथ में लगेगी और शब्द क्या बन जाएगा यहाँ पे? महेश्वर शब्द का यहाँ पर निर्माण हो जाएगा। तो हिंदी में हमें देखते हैं कि गुण स्वर संधि में ए, ओ और अर का निर्माण हो गया। तो हमने ए के बहुत सारे उदाहरण देख लिए। अब हम देखते हैं लंका धन ईश। लंका का ईश लंकेश, आ और ई मिलके क्या बना गए यहाँ पे? ए बना गए और ए की मात्रा किसके साथ लगेगी? का के साथ में लगेगी और शब्द क्या बन जाएगा यहाँ पे? लंकेश। लंकेश किसको कहते हैं? रावण को। और इस शब्द में अगर आपसे पूछ ले जाए कि लंकेश शब्द में कौन सी जो है समास है, तो आपको इसमें कौन सा करना पड़ेगा? जो बहुब्री समास इसमें आपको करना पड़ेगा। अगला जो शब्द है अब इसमें भी क्या आ गया? आ और इसमें भी ई और क्या बन गया? ए। ए की मात्रा किसके साथ लगेगी? का के साथ में लगेगी और शब्द क्या बन जाएगा? गुडाकेश। गुडा का अर्थ होता है नींद। गुडा का अर्थ क्या होता है? नींद। और नींद का जो ईश्वर होता है वो किसके लिए आता है? शिव के लिए भी आता है और अर्जुन के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। अर्जुन का पर्यायवाची भी है। क्या है अर्जुन का पर्यायवाची? क्या है? गुडाकेश अर्जुन का पर्यायवाची है। फिर आप देखेंगे कमला धन ईश, कई लोग इसको कमल धन ईश कर देते हैं जो कि अशुद्ध होता है। कमला धन ईश यानी कमला के जो पति थे वो कौन थे? कमलेश थे। कौन थे? कमलेश थे। कमलेश किसके लिए आता है? कमला कौन थी? विष्णु की पत्नी थी। तो ये शब्द किसके लिए आता है? विष्णु के लिए आता है। फिर आप देखेंगे रमा धन ईश, इसमें भी आ है और ई है और दोनों मिलके क्या बना गए? ए और शब्द क्या बन गया यहाँ पे? रमेश शब्द बन गया। फिर हम अगला जो शब्द लेते हैं वो है उमा धन ईश, इसमें भी आ और ई दीर्घ ई और दोनों मिलके क्या बना गए? ए बना गए और शब्द क्या बन जाएगा? उमेश। शब्द क्या बन गया यहाँ पे? उमेश शब्द का यहाँ पर निर्माण हो गया। फिर हम देखते हैं एक अगला शब्द और देखते हैं पर धन उपकार, इसमें भी ए है और ये हम अगला देख लिए उसमें
ये हमने ई के सारे उदाहरण यहाँ पर देख लिए।